औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 सेकेंड ईयर M2 का, और हमने चैप्टर नंबर 17 जो है उसको स्टार्ट कर दिया हुआ है। लेक्चर नंबर 30 M2 सेकेंड ईयर फिज़िक्स, और चैप्टर है हमारा 17। ठीक है, कल मैंने जो है ये थोड़ा सा चैप्टर नंबर 17 जो है इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि हमने जो है वो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स जो है उसको स्टडी करना है। और फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स जो है इसके अंदर हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको स्टडी करना है कि हमारे पास कौन सा सॉलिड जो है वो सॉफ्ट होता है, कौन सा सॉलिड जो है वो जो अच्छा कंडक्टर होता है, कौन सा सॉलिड जो है वो अच्छा मैग्नेटिक होता है, सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि किसी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज of a solid depends upon its structure। तो वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो सॉलिड के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि इन चीज़ों को, इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमें सॉलिड का स्ट्रक्चर जो उसका पता होना ज़रूरी है। तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हम ये जितना भी सॉलिड्स को यूज़ करते हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके हम सॉलिड्स जो हैं उनको अपने मुख्तलिफ यूजेस के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, हम सारी उनकी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं और फिर अपने यूज़ के अंदर इन सॉलिड्स को हम लेके आते हैं। अब हमारा जो पहला टास्क है यहाँ पर वो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स जो हैं उनकी कितनी किस्में हैं हमारे पास? तो सॉलिड्स जो हैं इनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलन सॉलिड या क्रिस्टल सॉलिड्स, दूसरे को हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, और तीसरे को हम कहते हैं पॉलीमर या पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो 3 हमारे पास जो है कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 क्रिस्टलिन सॉलिड्स, नंबर 2 अमॉर्फस सॉलिड्स, और नंबर 3 पे पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो ये 3 हमारे पास जो है वो मेन किस्में हैं सॉलिड्स की। ठीक है, क्रिस्टलन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स और पॉलीमर या पॉलीमेरिक सॉलिड्स। अब हमने इन सब को एक एक करके जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं यहाँ से नीचे से हटा देता हूँ और पहले नंबर पे हमने स्टडी करना है क्रिस्टलन सॉलिड्स को।
तो क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं इनके अंदर देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एक ही तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पड़े हो, एक ही प्लेन के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज हो, ठीक है। इन क्रिस्टलन सॉलिड्स there is a regular arrangement of molecules, यानी कि अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल को, और ईच मॉलिक्यूल जो है इज अरेंज्ड विद नेबरिंग मॉलिक्यूल इन ए रेगुलर पैटर्न दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। हर मॉलिक्यूल जो है अपने नेबर मॉलिक्यूल के साथ एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होता है, और ये सारा पैटर्न जो है ये कांस्टेंट होता है पूरे क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल is arranged in a regular pattern with its neighboring molecule, and this pattern is constant in whole crystal, और ये पैटर्न जो है ये कांस्टेंट होता है पूरे क्रिस्टल के अंदर, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके से अरेंज, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सेम पैटर्न के साथ जो है वो अरेंज होता है, सबका पैटर्न जो है वो एक जैसा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसका स्ट्रक्चर अगर हम समझने की कोशिश करें, ये तो डेफिनेशन होगी और एग्जांपल्स इसकी, तो इसका मतलब है कि क्रिस्टलन सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो वी कैन से दैट crystalline solids have regular pattern or ordered structure। इसके अंदर एटम्स का रेगुलर पैटर्न या ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। मिसाल के तौर पर इन मेटल्स के अंदर हमारे पास क्रिस्टल्स कौन कौन से होते हैं? कॉपर, आयरन एंड जिंक। मेटल्स के अंदर ये होते हैं। इन आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, इन आयनिक कंपाउंड्स इसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड हमारे पास होता है।
ठीक है जी। उसके बाद सिरेमिक्स, ये जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं, इनमें जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, इन सिरेमिक्स में हमारे पास जिरकोनिया, ये सिरेमिक्स के अंदर हमारे पास मटेरियल जो क्रिस्टल होता है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो एग्जांपल होगी, डेफिनेशन भी होगी। हमें यहाँ तक ये पता चल गया कि जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर का सॉलिड होता है, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट में एटम्स या मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हम क्रिस्टल सॉलिड का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो आप देखें कि जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम या आयंस होती है, ऑल टाइप ऑफ जो क्रिस्टल सॉलिड है, इनको हम स्टडी करते हैं विद एक्सरे टेक्निक। इसको कहते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन। एक्सरे डायफ्रैक्शन का जो मेथड है, इसकी मदद से हम आपने डायफ्रैक्शन जो है वो चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, जो एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक है वो यूज़ होती है किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक is used to study the structure of solid या क्रिस्टल सॉलिड्स। यानी कि इस टेक्निक की मदद से हम ये देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल, एटम या आयंस हैं वो क्रिस्टल सॉलिड में किस तरह अरेंज हुए हैं। तो इस टेक्निक से जब ये देखा गया तो उन्होंने नोट किया कि जो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं वो क्रिस्टल सॉलिड्स के अंदर वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, ईच एटम जो है मेटल के अंदर वो वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद एम्पलीट्यूड दैट इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। तो इसकी जो एवरेज एटॉमिक पोजीशन होती हैं विच आर परफेक्टली ऑर्डर्ड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एक क्रिस्टल है, ये देखें स्ट्रक्चर इसका, तो ये सारे एटम या मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में यूँ पड़े होते हैं। ठीक है, तो जब एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से इसको स्टडी किया गया तो इस तरह का एक रेगुलर अरेंजमेंट का हमें स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आया। तो यहाँ पर उन्होंने जो जब ये टेक्निक से इसको नोट किया तो फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने स्टडी किए एक्सरे डायफ्रैक्शन से। तो नंबर 1 था कि जो क्रिस्टल सॉलिड है इसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर नॉट स्टैटिक। मैंने कहा कि ये स्टैटिक नहीं है। ठीक है, ईच एटम जो है वो वाइब्रेट करता है, ईच एटम वाइब्रेट हर एटम जो है वो वाइब्रेट करता है मेटल के अंदर इन मेटल। ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हर एटम वाइब्रेट करता है और द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन of atom increases with the increase of temperature। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये जो एटम्स अपनी फिक्स पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ये एटम्स जो होते हैं ऑलमोस्ट लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं।
तो ये जो अपनी फिक्स पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो ये इनका फिक्स पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना जो है, उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जाहिर बात है कि ये एटम्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब ये एटम्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि राइज ऑफ टेम्परेचर से इनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन जो एवरेज एटॉमिक पोजीशंस हैं वो ऑर्डर्ड ही रखती हैं फॉर लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, इवन कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर दें। ठीक है, चौथा पॉइंट इसका कि द एवरेज एटॉमिक पोजीशंस, एवरेज एटॉमिक पोजीशंस होती हैं आर परफेक्टली ऑर्डर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वो ऑर्डर ही आती हैं, इवन कि आप इनका जो है वो टेम्परेचर भी बढ़ा दें। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट को हमने स्टडी करना है। ट्रांजिशन स्टेट के सॉलिड के अंदर ट्रांजिशन का मतलब होता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए या सॉलिड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ स्टेट। बर्फ़ जो होती है, पानी को जब ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है, पानी लिक्विड है, तो उसका बर्फ़ बन जाना जो है ये क्या है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, और हमारे पास जो है और जो वाटर है उसको ठंडा करें तो बर्फ़ बन जाएगी, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो फिर वाटर बन जाएगी। ये कि ये ट्रांजिशन है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड के अंदर। तो जो हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से अराइज होती हैं, और कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं ये कंबाइन रखती हैं। ठीक है, जो कोहेसिव फोर्सेस हैं एटम मॉलिक्यूल या आयंस के दरमियान, ये जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है किसी भी क्रिस्टल का, उसको कंबाइन रखती हैं एक सेम ऑर्डर के अंदर। ठीक है, इवन के वहाँ पर एटम्स जो है वो वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से राइज होती हैं, ये उनको कंबाइन रखती हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट जो है इसके अंदर ट्रांजिशन के अंदर, फर्स्ट पॉइंट यह है कि कोहेसिव फोर्सेस, द कोहेसिव फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से राइज होती हैं एटम्स के दरमियान, यानी कि कंबाइन करने वाली, जोड़ने वाली। कोहेसिव का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास जो कोहेसिव फोर्सेस हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, आर आयंस या आयन के दरमियान इन क्रिस्टलन सॉलिड्स मेंटेन
maintain the long range order in spite of atomic vibrations। तो कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो जोड़ने वाली, कोहेसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं? इनको हम कहते हैं जोड़ने वाली फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो इवन के एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, उसके बावजूद ये एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है उसको कायम रखती हैं, यानी कि उसको क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से चेंज नहीं होने देती। तो हमारे पास जो क्रिस्टल है उसके अंदर एक टेम्परेचर है जिस पर ये वाइब्रेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि स्ट्रक्चर सडनली ब्रेकअप हो जाता है और सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो जो ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड होती है, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो ऑर्डर से डिसऑर्डर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो एवरी क्रिस्टल सॉलिड जो है उसका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि हर क्रिस्टल सॉलिड जो है वो एक खास मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्ट का मतलब होता है पिघल जाना, एक खास मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो पिघल जाता है और पिघलने के बाद वो सॉलिड से जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। ठीक है, फिर वहाँ पर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं अपना जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है उसको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बरकरार नहीं रख पाते और लिक्विड के अंदर ट्रांजिशन हो जाती है, सॉलिड के अंदर जो है वो ट्रांजिशन हो जाती है, यानी कि सॉलिड अपनी ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट देखें, नंबर 2, फॉर एवरी क्रिस्टल, हर क्रिस्टल के लिए, ठीक है, हर जो हमारे पास क्रिस्टल है, देयर इज ए टेम्परेचर, इसके लिए टेम्परेचर है एट विच, जिसके ऊपर वाइब्रेशंस आर बिकम so great or strong, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं या स्ट्रांग हो जाती हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सडनली ब्रेकअप हो जाता है, that the structure suddenly break up and solid melts, और सॉलिड जो वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर्ड सॉलिड जो है वो क्रिस्टल सॉलिड जो है, तीसरा पॉइंट, ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर 3 पॉइंट के द सॉलिड ऑर्डर्ड स्टेट विल बी converted into disordered liquid state। तो डिसऑर्डर्ड लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और चौथा पॉइंट, एवरी क्रिस्टल सॉलिड, हर क्रिस्टल सॉलिड का एक डेफिनेट पॉइंट मेल्टिंग, एक मखसूस मेल्टिंग पॉइंट होता है। एवरी crystalline solid
हैज़ इट्स डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने वाला पॉइंट। यानी कि हर एक सॉलिड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो सॉलिड जो है वो सॉलिड की पोजीशन से चेंज होकर लिक्विड की पोजीशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आए आप नेक्स्ट जो है वो है अमार्फस और ग्लॉसी सॉलिड्स, सेकंड किस्म जो है इसकी। अमार्फस और ग्लासी सॉलिड्स। ग्लास, शीशे का ग्लास नहीं होता, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है अमार्फस सॉलिड्स की। ठीक है, तो वर्ड अमार्फस का मीन होता है विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म ना हो या जिसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना हो, इसके लफ्जी मैंने ही है अमार्फस का ये मतलब है, जिसका ना कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो ना जो है जिसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म हो। तो जो अमार्फस सॉलिड होते हैं इनके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि क्रिस्टल सॉलिड्स के अंदर होती है। दे आर मोर लाइक लिक्विड्स विद द डिसऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन। ठीक है, ये लिक्विड की तरह होते हैं और एक फ्रोजन स्ट्रक्चर। अब ग्लास जो होता है वो ऐसी एक लिक्विड्स है जो फ्रोजन का मतलब यार जमा हुआ होता है। ठीक है, वो जमा हुआ एक लिक्विड के तौर पर आपको नज़र आता है। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स द वर्ड अमार्फस मीन्स, वर्ड अमार्फस जो है इसका मीन है विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर, ऐसा कि जिसकी कोई फॉर्म या स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, तो देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट of molecules like that in crystalline solids। तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट इनके अंदर नहीं होती जिस तरह के क्रिस्टल सॉलिड्स के अंदर होती है। और ये दे आर मोर लाइक, ये ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, दे आर मोर लाइक फ्रोजन, दे आर मोर लाइक लिक्विड्स which are frozen, जमे हुए। ग्लास ऐसे ही लगता है ना आपको जैसे जमा हुआ लिक्विड है। तो इसकी एग्जांपल में जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो ऑर्डिनरी ग्लास है, ये शीशे का ग्लास। शीशे का ग्लास जो है ये एक अमार्फस जो है वो सॉलिड होता है। ठीक है, एग्जांपल इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर ऑर्डिनरी ग्लास विच इज सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर हैज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है उसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ऑन हीटन इट सॉफ्टन इनटू पेस्ट लाइक स्टेट बिफोर इट बिकम्स ए वेरी विस्कस लिक्विड एट ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये जो हमारे पास ग्लास होता है, जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि इसके टेम्परेचर को हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, तो ये एक विस्कस लिक्विड होता है जिसकी विस्कासिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि थिक लिक्विड, गाढ़ा, एक गाढ़े लिक्विड के अंदर ये कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी glass which is solid at ordinary temperature has no regular arrangement of molecules। तो इसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स की नहीं होती, तो इट softens into paste like state before it becomes a viscous liquid at almost 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये एक लिक्विड फार्म के अंदर कन्वर्ट होता है, एक बड़े गाढ़े लिक्विड के अंदर ये अपनी ग्लास वाली शेप से कन्वर्ट हो जाता है जब इसका टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ करते हैं। तो इसलिए हम जो कहते हैं, ये कहते हैं कि जो द अमार्फस सॉलिड्स हैं आर आल्सो कॉल्ड ग्लासी सॉलिड्स। तो इनको हम ग्लासी सॉलिड्स का नाम भी देते हैं। और दीज सॉलिड्स हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इनका कोई डेफिनेट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, जिस तरह के क्रिस्टल्स का होता है। ठीक है, अब मैं इसकी फिगर बना देता हूँ। आप देखें कि अगर एक ये हमारे पास अमार्फस सॉलिड है, तो इसके एटम्स रैंडमली पड़े होते हैं, मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो आज फिर हमने जो है ये दो स्टडी कर ली है। कल फिर हम पॉलीमर्स को पढ़ेंगे और फिर उससे आगे नेक्स्ट जो है वो मूव ऐड करेंगे। तो आज देखते हैं कितने लोग आए हुए हैं। ओह, आज एक और बंदा भी आया हुआ है, ग्रेट। आज हम 3 लोग हैं इस मीटिंग में। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे ज़रा ये स्क्रीनशॉट ले लेने दें, फिर आप क्विट कर दें। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।